हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पीई रेशियो समझेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आज इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने ईपीएस को किया था। ईपीएस इज बेसिकली कि आपको कंपनी एक शेयर पे कितना कमा के दे रही है। बाकी अब डिटेल में देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। आज हम पीई को समझेंगे। पीई का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी, फिर आपको पीई समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लो आज मेरी कंपनी है और वो कंपनी मुझे इस साल का 100 रुपये कमा के दे रही है। ठीक है, मतलब मैं उस बिजनेस से 100 रुपये जनरेट कर रही हूँ साल का प्रॉफिट। ओके। अब वो 100 रुपये जो है मेरा ये साल का प्रॉफिट है। एंड अगर आज मैं उस कंपनी को बेच रही हूँ या कोई खरीदने जा रहा है मेरी कंपनी, वो उसके लिए 1000 रुपये तक देने को तैयार है ना। वो 1000 रुपये दे के मेरी कंपनी खरीदना चाह रहे हैं। तो 100 रुपये के लिए मतलब अगर वो उस कंपनी को खरीदेंगे फिर वो उस कंपनी को चलाएंगे एंड वो उस 100 रुपये को मतलब वो 100 रुपये उनका प्रॉफिट होगा। वो 100 रुपये के प्रॉफिट के लिए जो मेरी कंपनी आज कर रही है वो 10 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। राइट। मेरी कंपनी कितनी एक्सपेंसिव है, 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। एंड मान लो फिर कोई और दूसरा खरीदने वाला आता है, वो 2000 देने को तैयार है। तो यहाँ पे कंपनी तो मेरा अभी भी 100 रुपये कमा रही है, लेकिन उसको लगता है कि हाँ, ये जो कंपनी है ये आगे चल के 200 रुपये भी कमा सकती है, 300 रुपये भी कमा सकती है, 400 रुपये भी कमा सकती है। उसको उस कंपनी में, उस बिजनेस में पोटेंशियल दिखता है। तो क्या करेगा, अब उसको खरीदना है, वो 1000 वाले से ज़्यादा वैल्यूएशन लगाएगा। यानी वो कितना 100 रुपये अगर कमाना है उसको तो 2000 देने को तैयार है, यानी 20 गुना ज़्यादा देने को तैयार है ना। ऐसे ही 3000 वाला। ऐसे मतलब इस रेंज में जो है एक्सपेंसिव प्राइस पे मेरी कंपनी का जो वैल्यूएशन लोग लगा रहे हैं। राइट। यानी मेरी कंपनी अच्छा कर रही है, यानी मेरा बिजनेस अच्छा है। ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस अच्छा है इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो महंगी है। उसको 2000 रुपये देने पड़ेंगे और 100 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब अगर वो कंपनी खरीदना चाहता है जो 100 रुपये आज कमा रही है और उसको उससे 100 रुपये कमाने हैं, तो उसको 2000 रुपये देके कंपनी खरीदनी पड़ेगी, विच इज़ 20 टाइम्स एक्सपेंसिव। राइट। अगर सेम दूसरा इसको मैं उल्टा कर दूँ एग्जाम्पल को। मेरी एक अगेन वापस मेरी कंपनी ले लो। एंड मेरी कंपनी सेम ही सेक्टर में अगर मान लो 50 रुपये कमा रही है या 10 रुपये कमा रही है। ठीक है। तो उस 10 रुपये कमाने के लिए कोई मुझे सिर्फ 50 रुपये दे के उस कंपनी को खरीद रहा है, यानी सिर्फ 5 टाइम की वैल्यू लगा रहा है। ठीक है, मतलब 5 गुना ज़्यादा वैल्यू लगा के वो मेरी कंपनी को 10 रुपये खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है। अगेन कोई और आता है, वो उसके सिर्फ 40 रुपये लगाता है, यानी कि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। उसको पता है हाँ मतलब चल जाएगा अगर चलाऊंगा तो, मतलब बिजनेस में कोई दम नहीं है, कंपनी ठीक ठाक है बस, हाँ ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो वो मुझे 4 गुना ज़्यादा पैसे दे रहा है वो 10 रुपये कमाने के लिए। फिर कोई आता है वो 30 रुपये लगा रहा है, नहीं वो 3 गुना पैसे दे रहा है। तो इस लाइक लोग जो है कम वैल्यूएशन लगा रहे हैं मेरी कंपनी की। यानी क्या, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, मतलब जो प्रॉफिट है वो इनफ नहीं है ना। सेम ही सेक्टर में वो 100 कमा रहा है, मैं साल के 10 कमा रही हूँ। इस लाइक लोग मुझे सस्ते में खरीदना चाहेंगे, है ना। जो जो बिजनेस चलते नहीं उनको सस्ते में ही खरीदा जाता है, और जो बिजनेस बहुत अच्छे चलते हैं उनको एक्सपेंसिव प्राइस पे। तो आपको क्या समझ में आया, जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जो साल का 100 रुपये कमा रही है, उसको लोग 10 गुना पैसे देके, 20 गुना पैसे देके, 30 गुना पैसे देके खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 10 गुना महंगी है, 20 गुना महंगी है, 30 गुना महंगी है। ठीक है। एंड अगर सेम साइड पे जो हमारी कंपनी जो नहीं चल रही है ना, उसको हम 5 गुना लोग वैल्यूएशन लगा रहे हैं, 4 गुना लगा रहे हैं, 3 गुना लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोगों को लग रहा है इतना दम नहीं है, बस हाँ ठीक है एक नाम का बिजनेस है, हम ही कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो इसने कुछ खड़ा नहीं किया आज तक। एंड इट इज़ काइंड ऑफ लाइक कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं, उनको बिजनेस में दम नहीं दिख रहा है। समझ में आ गई बात। तो यही है आपका पी। यानी जो मेरा 100 रुपये बिजनेस कर रहा है हर साल, उसका पी कितना हो गया, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। यानी उसको खरीदने के लिए लोग 20 गुना ज़्यादा वैल्यू लगाने को तैयार है, 30 गुना ज़्यादा वैल्यू लगाने को तैयार है। यानी वो एक्सपेंसिव, वो कंपनी महंगी है, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उस कंपनी को खरीदने के लिए। यानी बिजनेस अच्छा चल रहा है। एंड उसका उल्टा आप इसके साथ कर लो, तो छोटी वाली कंपनी, जो छोटी नहीं खराब वाली जो कंपनी है, उसका कितना हुआ पी, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उससे आधा है। यानी वो कंपनी सस्ती है। अब सस्ती क्यों है ये देखो, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए वो सस्ती है। ठीक है। एंड जो अच्छी कंपनीज हो और वो सस्ती हो, ये बहुत रेयर केस है, बहुत
कम होता है ना ऐसा, अगर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो उसको कोई सस्ते में क्यों बेचेगा, है ना, बहुत कम होता है। सो यही है आपका पी। पी मतलब क्या है, आप उस कंपनी को अगर खरीद रहे हो तो आप कितना टाइम्स पैसा देने को रेडी हो, तो यही है आपका पी। यानी आप उस अर्निंग के लिए कितना प्राइस देने को तैयार हो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, उस अर्निंग के लिए आप कितना गुना पैसा देने को तैयार हो, यही होता है आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे, मतलब अगर उसको प्रॉफिट में डिवाइड कर दोगे, तो 1 रुपये कमाने के लिए आप कितना रुपये दे रहे हो। मान लो उसका 10 का पी है तो 10 गुना ज़्यादा, मान लो 100 करोड़ की कंपनी है या 100 रुपये की कंपनी है, तो आप उसको 1000 दे रहे हो, है ना। 1 रुपये कमाने के लिए फिर कितना दे रहे हो, 10 रुपये दे रहे हो। अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे 1 रुपये से देखोगे तो भी 10 ही आएगा, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए आप उसको 10 रुपये दे रहे हो, है ना, 10 रुपये दे के उस कंपनी को खरीद रहे हो। तो यही होता है आपका पीई। पीई मतलब कितना पैसा आप उसको देने के लिए तैयार हो उस कंपनी को खरीदने के लिए, या फिर उसकी 1 रुपये के अर्निंग के लिए, 1 रुपये कमाने के लिए आप उसको कितने रुपए दे के खरीद रहे हो, बस यही है पीई रेशियो। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार आप इसको वापस सुनना, रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में 3-4 बार जब सुनोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यही है आपका पीई रेशियो। अब पीई रेशियो जो आपको डिस्प्ले होता है, स्क्रीनर हो गया आपका, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, सो इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में उस कंपनी को कोई खरीद रहा है। इसका मतलब ये है कि आज अगर उस कंपनी को खरीदा जाए तो लोग उसकी कितनी वैल्यूएशन लगाने को रेडी है। मान लो एक कंपनी है और उसका पी आपको 50 दिख रहा है नहीं, यानी उसका मतलब क्या हो गया, उसको खरीदने के लिए लोग उसके प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट है साल का, ठीक है, मान लो 1 रुपये साल के कमा रहा है ना, तो उसको लोग 50 रुपये दे के खरीदने को रेडी है। मतलब आप अगर बड़े लेवल में खेलोगे तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा। मैं छोटा इसलिए रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो इट इज़ बेसिकली लाइक कि उस प्रॉफिट के लिए मतलब कितने गुने ज़्यादा पे वो कंपनी बिक रही है। मतलब सेम इंडस्ट्री की कंपनी एक 50 गुना पे बिक रही है और एक 100 गुना पे बिक रही है, 100 गुना वाले में कुछ तो बात होगी, इसलिए वो 100 गुना लोग उसको पैसा देने को तैयार है, राइट। सो बस यही है आपका पी रेशियो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे हमने ईपीएस में क्यूपिड लिमिटेड का एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब तो सेम एग्जांपल मैं आपका पीई में ले रही हूँ, ठीक है। एंड पीई भी आपका 2 निकलेगा इसमें, एक होगा करंट पीई, एक होगा फॉरवर्ड पीई। यानी आज के दिन में उस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, उसको कितना गुना लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, एंड आगे चल के मतलब अगले क्वार्टर तक या फिर ईयर एंडिंग तक उसको लोग कितना पीई देने को तैयार है। सो ये हो गया आपका फॉरवर्ड। तो पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ। एंड करंट पीई का फॉर्मूला आपका है मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट। अब पैट आपको कौन सा लेना है, लास्ट क्वार्टर या फिर लास्ट ईयर एंडिंग का। पैट पे मैं भी एक और डिस्कशन मुझे करना है, सो मैं वो बाद में करूँगी। बस अभी भी याद ध्यान रखो, मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट, ये आपका फॉर्मूला रहता है करंट पीई का। पैट में भी चेंजेस होंगे, मैं बताऊंगी। फॉरवर्ड पीई का फॉर्मूला क्या रहता है, मार्केट कैप डिवाइड बाय फ्यूचर। अब फ्यूचर में कितना पैट करेगा, है ना, या तो फ्यूचर क्वार्टर का ले लेना या फ्यूचर ईयर एंडिंग का ले लेना, जिसका भी आपको निकालना है, ठीक है। सो फॉर्मूला लिख लो आप, ये याद रखना, करंट पीई मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट, फॉरवर्ड पीई मार्केट कैप डिवाइड बाय फ्यूचर गाइडेड पैट, ओके। अब हम चलेंगे सीधा हमारे पीई पे। अब पीई कैलकुलेट कैसे करना है, सो हम कैलकुलेशन से समझेंगे। एंड अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जो पीई होता है ना, आप अगर क्वार्टर का निकाल रहे हो तो वहाँ पे आपको मान लो एक क्वार्टर का, आपको अगले क्वार्टर का Q2 FY26 का पीई हमको निकालना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना, पीई कभी भी एक क्वार्टर या एक मंथ या फिर क्वार्टर, यानी तीन महीनों का एक क्वार्टर होता है, राइट। सो आप कभी भी 3 महीने में कितना पैसा कमाया उस पर वैल्यूएशन कभी नहीं होती है किसी कंपनी की। पूरे साल में कितना पैसा कमाया, पूरे साल कब होता है, 4 क्वार्टर का, 3 × 4 12 मंथ्स, राइट। सो जब 4 क्वार्टर आपके होंगे, 4 क्वार्टर एक साल पे, पिछले एक साल से कितना पैसा कमाया उस पे कंपनी का पीई हमेशा निकलता है। इसलिए जब हम क्वार्टर का पीई निकालेंगे तो हम TTM विच इज़ 12 मंथ टेलरिंग वाला आपका रहेगा। सो बेसिकली टेलिंग है, टेलरिंग है, आई डोंट नो द वर्ड, बट मुझे ये बताया कि हाँ उसमें पिछले 3 क्वार्टर, मतलब इस क्वार्टर को मिला के पिछले लास्ट के 3 क्वार्टर, तो आपका एक साल का बता देता है ना, मतलब इस क्वार्टर एंड पिछले के 3 क्वार्टर, राइट। दिवाली आ रही है, राइट। सो आपका ये होगा पिछले 12 मंथ का कितना हो गया,
है ना। मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से। मान लो मुझे करंट पीई निकालना है क्यूपिड लिमिटेड का, तो मैं कैसे निकालूंगी, मार्केट कैप लेते हैं। सो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है अभी 6,706 करोड़, ठीक है। तो मैंने वो लिया है, चेंज होता रहता है मार्केट कैप, जैसे जैसे आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा आपका मार्केट कैप चेंज होगा। मार्केट कैप का फॉर्मूला मैं बताती हूँ, शेयर प्राइस इनटू आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो आपका शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका मार्केट कैप अपने आप बढ़ता जाता है, ठीक है। सो या एंड कम होगा तो मार्केट कैप भी गिर जाएगा। एंड या सो विद दैट मार्केट कैप को आपको डिवाइड करना है TTM वाले पैड से, यानी कि पिछले 4 क्वार्टर, अब जिस भी क्वार्टर में आप हो, Q3 में हो, Q4 में हो, Q1 में हो, Q2 में हो, इस क्वार्टर का मिला के, इस क्वार्टर का मत मिलाओ अगर रिजल्ट नहीं आया। जैसे अभी Q2 में हम चल रहे हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, तो हम Q1, Q4, Q3 एंड Q2, Q1 FY26, Q4 FY25, Q3 FY25, Q2 FY25 का मैं 4 महीनों का क्वार्टर, सॉरी 4 क्वार्टर का यहाँ पे लूँगी, और फिर वो मुझे पूरे साल का निकलेगा कितना प्रॉफिट किया पिछले साल, क्योंकि पीई हमेशा पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। आपकी अगर कोई कंपनी खरीद रहा है वो आपके पूरे साल के प्रॉफिट के हिसाब से पैसा देता है ना, ना कि 3 क्वार्टर में इतना किया, 1 क्वार्टर में इतना किया। 1 क्वार्टर 3 क्वार्टर में तो कोई भी कर लेगा, पूरे साल कितना किया उस पर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है। इसलिए हम यहाँ पे 4 क्वार्टर का ले रहे हैं। अब जिस भी क्वार्टर में हो, Q3 में हो, पिछले 4 क्वार्टर ले लो, Q3, Q2, Q1 और उससे पहला Q4, ठीक है। आपका TTM निकल के आ जाएगा, 12 मंथ ट्रेलिंग वाला, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मार्केट कैप 6,706 लिया है और पैट लिया है पिछले 4 क्वार्टर का, Q1 का, Q4 का, Q3 का, Q2 का। सो Q1 का कितना था 15 करोड़, उससे पहले Q4 में कितना था 11.5 करोड़, उससे पहले Q3 में कितना था 11 करोड़, उससे पहले Q2 में कितना था 10 करोड़। तो इन सब का जो मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पिछले चार क्वार्टर का, यानी पिछले साल का निकल के आ गया। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरा निकला 47.5। तो अब मैं, ये मेरा TTM पैट निकल के आ गया। सो अब करंट पी मेरा निकलेगा, राइट। सो मार्केट कैप कितना हो गया 6,706 डिवाइड बाय 47.5 विच इज TTM पैट। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपके दिमाग में फिट हो जाए ना, गलती आप ना करो, सिर्फ एक क्वार्टर का लेके बैठ जाओगे गलत आएगा, निकलेगा नहीं, राइट। 6,706 डिवाइड बाय 47.5, 4 मन का, ये आपका पी निकलता है 141, जो अभी करंट पीई है क्यूपिड का, ठीक है 141.17। मतलब अभी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट से 141.7 टाइम्स एक्सपेंसिव है, ठीक है। मतलब अभी ज़्यादा है देखा जाए तो। अगर आप इंडस्ट्री पी लोगे तो वो लगभग 50 के करीब है। सो 50 से तो आप देख लो कितना ज़्यादा है, 50 से 60 के करीब है, ठीक है। एंड ये रहा आपका करंट पीई। इस क्वार्टर का करंट पी आपको निकल के सामने आ गया। अब फॉरवर्ड पी निकालना है, मतलब अगले क्वार्टर में कितना करेगा, तो अब मैं उसको निकालूंगी। अब यहाँ पे वापस हम चलेंगे ये TTM। अब कौन सा TTM लेंगे, सो अब मुझे Q2 का एक्सपेक्टेड, कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ Q2 के लिए, मुझे वो ऐड करना है। तो Q2 हो गया एक्सपेक्टेड वाला। Q1 मेरे पास है ही 15 करोड़, उससे पिछले Q4 का 11.5 करोड़, हाँ 11.5 करोड़ है, और Q3 का ले लूँगी अब मैं, सो 11 करोड़। सो एक्सपेक्टेड एक मेरा एक्सपेक्टेड है और बाकी 3 पिछले हिस्ट्री वाले। सो अब मेरा ये 4 क्वार्टर का एक साल बन गया। अब मैं उसको जब ऐड करूँगी, मैं एक बार वापस बताती हूँ। सो फॉरवर्ड पी का आपका फॉर्मूला होता है मार्केट कैप डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड पैट, जो आपका TTM है, मतलब एक्सपेक्टेड पैट जिस क्वार्टर का आपको चाहिए और उससे पिछले 3 क्वार्टर ऐड कर दोगे तो TTM आ जाएगा। सो TTM का पैट चाहिए, राइट। सो 6,706 जो मेरा मार्केट कैप है 6,706 करोड़, उसको मैं डिवाइड करूँगी मेरे 20 करोड़ Q2 FY26 एक्सपेक्टेड है ये वाला, 15 करोड़ Q1 FY26, 11.5 करोड़ Q4 FY25, 11 करोड़ Q3 FY25, क्योंकि पीई साल के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, ना कि एक क्वार्टर या 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर, नहीं एक मंथ या एक क्वार्टर पे, ना 2 क्वार्टर पे। सो इनको जब ऐड करूँगी मैं 11, 11.5, 15 और 20, तो मेरा बनता है 57.5। अब इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट, सो ये मेरा बनेगा 116.6, ठीक है। सो ये मेरा फॉरवर्ड पी, यानी अगले क्वार्टर का मेरा फॉरवर्ड पी कितना आ रहा है 116.6, ये मेरा पीई आ रहा है
अगले क्वार्टर का। अब आप बोलोगे कि इस क्वार्टर तो ज़्यादा है, अगले क्वार्टर तो प्रॉफिट भी अच्छा करेगा, मतलब ज़्यादा ही करेगा, तो फिर आप बोल रहे हो कि पी तो कम है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है आपकी, वो है री रेटिंग और डी रेटिंग। री रेटिंग क्या है और डी रेटिंग क्या है वो समझते हैं। री रेटिंग मतलब मान लो आपका जो आपके बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, एंड आपका पी, देखो पी कम क्यों आता है, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ आपका पी जो है कम आ गया। सो क्या होगा, जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना बेसिकली, सो मार्केट कैप से। सो दैट इज़ वाई आपका पी जो है कम आया है यहाँ पे, क्योंकि आपके बिजनेस ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपका शेयर प्राइस भी अब ऊपर जाएगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा करेगा शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। वहाँ आपका पी जो है उसको मैच करना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा कंपनी ने किया है और अभी भी वो सस्ते दाम पे मिल रही है, नहीं, ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन ये है ना, मतलब ये कॉम्बिनेशन आप कह लो, ये ज़्यादा लंबे टाइम टिकता नहीं है, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली कि अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है, आपने अच्छा किया, तो पी भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। सो पी ऊपर कब जाता है, जब आपका शेयर प्राइस ऊपर जाता है। ओके, सो जैसे आपका बिजनेस अच्छा किया, जैसे आपने प्रॉफिट अच्छा किया, कैलकुलेशन के हिसाब से पी कम है, लेकिन वो री रेट होगा, मतलब क्या, वो ऊपर जाएगा, और वो जितना नीचे आया उतना ही वो ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए आपका पी जितना कम आए कैलकुलेशन में उतना अच्छा है, क्यों, क्योंकि उतना री रेट करेगा ना, और री रेट करने के लिए शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, एंड इन्वेस्टर्स कहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, शेयर प्राइस से करेंगे, राइट। सो आई होप आपको री रेटिंग समझ में आएगा। अब डी रेटिंग क्या है, डी रेटिंग में क्या होगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर वहाँ पे बड़ा होगा, आपका जो है पी तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि डी रेट कब होगा, घटना, मतलब पी आपका घटेगा, मार्केट आपको कम वैल्यू देगा, है ना। आपको मान लो पहले 100 का पी दे रहा था, अब आप डिजर्व करते हो 50 का, तो वो कम होगा, जो 50 का गैप है ना वो कम करेगा मार्केट। सो यहाँ होगी आपकी डी रेटिंग। अब डी रेटिंग के दौरान क्या होगा, शेयर प्राइस नीचे आएगा, है ना। अभी तो आपका पी ज़्यादा है, फिर वो डी रेट होगा, तो जितना गैप है उतना नीचे भी जाएगा। सो ज़्यादा पीई आपका डी रेट होता है, ठीक है। डी रेट करने के लिए फिर शेयर प्राइस नीचे जाएगा, तो दैट इज़ वाई आपका ज़्यादा पी अगर आ रहा है ना, तो फिर आप सोच के चलो हाँ डी रेटिंग हो सकता है, अगर प्रॉफिट एक्चुअल में अच्छा नहीं हुआ, तो एक्चुअल में अगर कंपनी ने अच्छा नहीं किया, और अगर कंपनी ने अच्छा किया, सब बढ़िया है, आपका पी अगर कम है, वो री रेट होगा, और री रेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली अच्छे से बूस्ट होगा, ऊपर जाएगा। सो दैट इज़ वाई आप री रेटिंग में अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो। सो आई होप आपको ये पी का री रेटिंग डी रेटिंग समझ में आएगा। सो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वार्टर का पी कितना आ रहा है, 116, है ना। अब देखो आज के टाइम पे जब उसने कंपनी ने ऑलरेडी 15 करोड़ कर रखा है, वहाँ उसका पी 141 है। सो बताओ अगर 20 करोड़ करेगा, हाँ 20 करोड़ अगर करेगा, सो 116 थोड़ी ना रहेगा, बढ़ेगा। ये सिर्फ हमारे डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए आ रहा है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। या सॉरी, डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट इज़ वाई, ओके, है ना, इसलिए ये चीज़ हो रही है, अदरवाइज नहीं होगी। सो अभी 116 है, 141 तो अभी के प्रॉफिट पे है, री रेट होगा, बढ़ेगा, बढ़ते वक्त शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो वहाँ आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली फॉरवर्ड पीई। एंड अगर कंपनी करती है 25 करोड़ का प्रॉफिट, सो अगर Q2 का मैं ले रही हूँ, सेम ही कैलकुलेशन है, सो 6,706 करोड़ डिवाइड बाय 62.5, टेलरिंग लिया है ना 12 मंथ का, पिछले 3 क्वार्टर को मिला के, और एक इमेजिनरी जो मेरा नंबर है एक्सपेक्टेड है, राइट, उसको लेके। सो यहाँ पे ज़्यादा लिया है, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, तो इसीलिए आपका जो पी है, अब इसको ये कितना आएगा, 6,706 डिवाइड बाई 62.5, 107 और कम आ गया, यानी और ज़्यादा जितना कम आएगा उतना री रेट होगा, अगर एक्चुअल में रिजल्ट अच्छा है ना, तो यहाँ पे अच्छा री रेट हो सकता है। इसके अलावा 670, अगर मैं मानती हूँ 18 करोड़ करेगा, है ना, मान लो थोड़ा कम कर रहा है, अभी 15 किया फिर 18 करेगा, तो यहाँ पे 6,706 करोड़ को 55.5, 18 इंक्लूड किया है ना इस बार, सो 120 पी आता है, यानी कि ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अगर
इस रिजल्ट के हिसाब से डी रेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। डी रेटिंग मतलब शेयर प्राइस नीचे आएगा। शेयर प्राइस जब नीचे आएगा तब आपका पी डी रेट होगा, और पी को बैलेंस करने के शेयर प्राइस नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। सो डी रेटिंग के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। अगर उससे भी कम करता है, मान लो 13 करोड़ ही करता है, ठीक है, 15 तो इस बार करके बैठा है, मान लो 2 करोड़ और कम करता है, तो अगर आप मार्केट कैप को ऐसे डिवाइड करोगे 6706 डिवाइड बाय 50.5 करोगे, सो 132, यानी और ज़्यादा पी आ रहा है, और ज़्यादा पी है, रिजल्ट कम है, शेयर प्राइस नीचे आएगा, डी रेट होगा, गिरेगा, गिरेगा सीधा, मतलब वो बहुत पूरा रेड रहेगा, वो बहुत नीचे, बहुत तेज़ रफ्तार से नीचे आता है। सो यहाँ पे डी रेटिंग होगा, यानी आपका लॉस हो सकता है, राइट। अब हम देखेंगे ईयर एंडिंग के लिए कितना है। सो आई होप पी समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, राइट। सो पीई, अब करंट पीई देखते हैं। सो अगेन करंट पी का सेम है आपका, मैंने यहाँ पे करंट पी आपका सेम रहेगा, पी में इतना वो नहीं है, आपको ईपीएस थोड़ा चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉफिट, बट यहाँ पे पी आपका सेम है। मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट, इस मंथ का इंक्लूडिंग, अगले का नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि करंट है। इस बार कितना किया, तो 15 करोड़, 11.5 करोड़, 11 करोड़, 10, Q1, Q4, Q3, Q2, ठीक है। सो सेम ही आएगा, 6706 डिवाइड बाय 47.5, 141, जो आज के तारीख में, राइट। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड पी कितना है, मतलब कितना हो सकता है। सो अगर मान लो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब आपको यहाँ पे 12 मंथ वाला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल का एक्सपेक्टेड ले रहे हैं ना। साल की गाइडेंस कितनी थी? 335 करोड़, उसमें से 20% लगाएं तो 60 करोड़ ला के देगा। सो ये आपका ऑलरेडी पूरे साल का है। सो यहाँ पे आपको 12 मंथ ट्रेलिंग वाला नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे साल का यही है, 60 करोड़ पूरे साल का है ना, ऑलरेडी पूरे साल आ गए हैं, इसमें से चारों क्वार्टर आ गए, तो यहाँ पे आपके वो टेंशन नहीं है। आपको बस जितना पूरे साल का गाइडेंस दिया उसमें से नेट प्रॉफिट निकाल लो, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। सो मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल ईयर, या फिर ईयर एंडिंग, ठीक है। ईयर एंडिंग के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 50 करोड़ देगा, तो वहाँ पे मार्केट कैप आपका सेम ही है 6706, उसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 134.12 का पी आता है, यानी ये पी थोड़ा ज़्यादा है, यानी 50 करोड़ अगर करता है तो अगर ये एक्चुअल में अच्छा नहीं रहा तो डी रेटिंग के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। हालांकि 134 से ज़्यादा होगा पी, क्योंकि अगर 50 करोड़ करेगा तो 134 से ज़्यादा आपका पी जाएगा। तो हाँ, इसको आप ऐसे ले लो कि यहाँ री रेटिंग के चांसेस ज़्यादा है ना, मैंने शायद गलत बोल दिया। सर री रेटिंग के चांसेस ज़्यादा है। जब आपका अच्छा प्रॉफिट करेगा ना, तब आपके री रेटिंग के चांसेस रहते हैं। जब सेम किया या उससे कम किया तो आपका डी रेट होता है, ठीक है। सो अब मैं ले रही हूँ 55 करोड़, यानी और ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका पी और कम आएगा, ये आएगा 121.92। सो यहाँ और कम है पी, यानी और ज़्यादा री रेट होगा। जितना ज़्यादा री रेट होगा ना, उतना ज़्यादा आपका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। फिर मैं ले रही हूँ 60 करोड़ करेगा, जो एक्चुअल में इनकी गाइडेंस है। सो यहाँ आपका 117 आता है, और कम आ गया पी, यानी और ज़्यादा री रेट करेगा। सो देख रहे हो, मतलब अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो आपका पी री रेट करता है। पी री रेट कब करता है? जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा। सो यही है बस, पी जैसे ही शेयर प्राइस, पी री रेटिंग, शेयर प्राइस नीचे है, पी भी डी रेट होगा। दोनों को बैलेंस करने के लिए शेयर प्राइस को ऊपर नीचे किया जाएगा, ठीक है। सो या एंड मान लो अगर 45 करोड़ करता है, इस साल कितना किया था 41, अगर मान लो थोड़ा सा ही ज़्यादा करता है तो आपका पी 149 रहता है। हो सकता है यहाँ हल्का सा री रेट हो, क्योंकि थोड़ा सा बेटर किया है। सो या तो हल्का सा री रेट होगा या हल्का सा डी रेट होगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल पॉइंट भी रह सकता है। एंड अगर 40 करोड़ करता है मार्केट कैप से, मैं अगर 40 करोड़ डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 167, यानी कम किया ना। 41 करोड़ तो इस साल कर चुका है, 40 करेगा, अब डी रेट होगा, अब शेयर प्राइस नीचे आएगा। अब अगर मान लो 35 करता है, बुरा, ये तो बुरा है। 41 तो करके बैठा है, उससे अगर 35 कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन शेयर प्राइस नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि पी को डी रेट करना है, ठीक है। उसको उसकी जितनी उसकी डिजर्विंग है ना, मतलब जो जो डिजर्व करता है वो पी देना है, इसलिए उसको शेयर प्राइस नीचे लाना पड़ेगा। एंड वो पी, मतलब यहाँ पी ज़्यादा है, कैलकुलेट करोगे ना, 6706 डिवाइड बाय 35, यहाँ आ रहा है 191, ये ज़्यादा पी, यानी डी रेट होगा,
ये नॉर्मल पे आएगा। नॉर्मल पे कैसे आएगा, जब आप करंट पी करोगे तो आपका शेयर प्राइस तो गिर चुका है, सो फिर वहाँ मार्केट कैप से जब डिवाइड करोगे ना, सो आपका बैलेंस होके फिर वो जो निकलेगा ना, सो ये आपका करंट पी निकला रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि आपका शेयर प्राइस ऑलरेडी गिर गया है तो मार्केट कैप भी गिर गया। जब मार्केट कैप गिर रहा है, ये आपका पी भी इतना आएगा, और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से है तो आप देख लो, यहाँ से डी रेट होके यहाँ आएगा, यहाँ से डी रेट होके यहाँ आने में मान लो यहाँ अपना निकल रहा है 100 और यहाँ हमारा पी आया था 200, तो 200 के पी से उसको 100 पे आना है, आधा होना है, तो शेयर प्राइस कितना नीचे गिरेगा, तब जाके वो पी को अचीव करेगा। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी पी की। भले 4 बार इस वीडियो को देख लेना, लेकिन ये समझ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है मैंने, एंड रियली बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। इससे हम फ्यूचर स्टॉक प्राइस भी निकाल सकते हैं, उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बेसिकली फॉरवर्ड ईपीएस और फॉरवर्ड पीई से आप निकाल सकते हो। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने क्यूपिड का केस स्टडी ले लिया, आप बाकी कंपनीज़ का लेना, और होगा अगर मुझे वक्त मिलता है, एक्चुअली वीडियोज़ लाइंड अप है, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो कवर करना है। सो अगर मुझे वक्त मिलेगा मैं एक और कंपनी लेके आऊँगी जिसका हम पी डी रेटिंग री रेटिंग ईपीएस वगैरह समझेंगे। सो आई होप सब समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी तरह की क्वेरी है, जस्ट लीव 1 कमेंट। जल्दी देर से मैं जैसे होगा मैं वैसे रिप्लाई दूंगी। मुझे लगेगा अगर वीडियो बनाने की नीड है मैं वीडियो बना के रिप्लाई दूंगी, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा वीडियो बनाने को रेडी हूँ, ठीक है। कि फंडामेंटल्स ऐसी चीज़ है जिस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यही है जो आपको एक अच्छा रिसर्चर बनाएगा, राइट। सो पीई का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, और भी जो भी इससे रिलेटेड मुझे मिलेगा मैं शेयर करती रहूँगी। ओके, सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस पी का प्रैक्टिस करना, अलग अलग अजम्पशंस लेना और फिर प्रैक्टिस करना, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा और आप रेडी हो जाओगे कि हाँ अगर कम आता है तो मुझे क्या करना है और ज़्यादा आता है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। सो यही है बेसिकली, हम उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर देख पाते हैं उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग। सो आपको समझ में आएगा कि क्या मैनेजमेंट की गाइडेंस देना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो, एंड टिल देन डू रिसर्च, जब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। थैंक यू।